पहले भाग में हमने पढ़ा था कौटिल्य का जीवन परिचय, अर्थशास्त्र का क्या महत्व है जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौन से हैं कौटिल्य के द्वारा, राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, राजा की सत्ता पर क्या क्या नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात क्या राजा निरंकुश है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का गठन और उसका कार्य, कौटिल्य के द्वारा उल्लेखित प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, उसके अलावा कौटिल्य का न्यायिक संगठन क्या है, कौटिल्य द्वारा दंड व्यवस्था का क्या विधान किया गया है, सैन्य बल संगठन क्या है, और उसके अलावा कौटिल्य और प्रसिद्ध राजनीतिक विचारकों का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। यानी जैसे कौटिल्य और अरस्तु का, कौटिल्य और प्लेटो का, कौटिल्य और मैकियावेली का, यानी इनका जो राजनीतिक अध्ययन है, तुलनात्मक अध्ययन है, वो भी करेंगे कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है, अर्थात किन की विचारधारा है वो ज्यादा सटीक है। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सब आइए पाठ को शुरू करते हैं। आज का बहुत ही रोचक बिंदु है। इन बिंदुओं में से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, छोटे बड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने इन प्रश्नों को उतारें और एक दो बार जब आप देख लेंगे तो शायद मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले आज का बिंदु है कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंत्रिपरिषद, या जिसको अमात्य भी कहा गया है। कौटिल्य ने इसको अमात्य भी कहा है और यह मंत्रिपरिषद। कौटिल्य ने राजा के लिए मंत्रिपरिषद की अपरिहार्यता पर बल दिया है। यानी कौटिल्य कहते हैं कि मंत्रिपरिषद अपरिहार्य, अर्थात मंत्रिपरिषद के बिना शासन संचालन नहीं हो सकता। जैसे एक रथ पहिए से नहीं चल सकता, रथ एक पहिए से नहीं चल सकता, उसी प्रकार मंत्रिपरिषद अथवा अमात्य के बिना शासन संचालन संभव नहीं है। यानी एक रथ जो होता है वो एक पहिए से नहीं चल सकता। यानी यूं कह सकते हैं कि राजा और मंत्रिपरिषद जो है वो शासन के या राज्य के दो पहिए हैं, और इन दोनों पहियों में किसी में भी थोड़ा विकार आ जाता है तो वह शासन संचालन ठीक से नहीं हो पाता है। मंत्रिपरिषद का गठन और काम क्या है? पहली बात है, मंत्रिपरिषद में मंत्र गोपन, गोपन का मतलब गोपनीय, और इस प्रकार के यानी राजा द्वारा प्रस्तावित उद्देश्यों को गोपनीय रखना ही मंत्र गोपन कहलाता है। और मंत्री परिषद का प्रथम कार्य और कर्तव्य है मंत्र गोपन, अर्थात राजा के द्वारा जो भी उद्देश्य बनाए गए हैं और मंत्री परिषद में सदस्य जितने भी है, जैसे 3-4 सदस्य हैं, 3 या 4, 5 जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों को राजा के द्वारा जो भी बात या उद्देश्य रखा जाता है उसको गोपनीय रखना है। मंत्री परिषद की बैठक का स्थान गोपनीय होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। यानी जैसे आप जब उत्तर लिखते हैं तो इस प्रकार अंडरलाइन जरूर करें अगर कोई आपको विशेष लगता है तो, ताकि क्या है कि परीक्षक की सीधी नजर आपके उस उत्तर पर पड़े। तो मंत्री परिषद की बैठक का स्थान गोपनीय और सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर मनुष्य तो दूर, पक्षी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, और बैठक अधिक लंबी अवधि तक नहीं चलनी चाहिए। मंत्र गोपन का मतलब है यानी एक तो गोपनीय रखना, फिर बैठक निर्धारित करना, और बैठक एकांत स्थान पर निर्धारित करना। इसके अलावा बैठक ज्यादा लंबी अवधि तक नहीं चलना। अपकृत व्यक्तियों के साथ मंत्रणा नहीं करनी चाहिए, अर्थात राजा ने जिन व्यक्तियों का अपकार कर दिया है, अर्थात राजा के द्वारा जिन व्यक्तियों को दंडित कर दिया गया है, उन व्यक्तियों के साथ कभी भी मंत्रणा या गुप्त बातें नहीं करनी चाहिए। मंत्री परिषद के सदस्य मद, असावधान, सोते सोते बड़बड़ाने वाले और कामी नहीं होने चाहिए। अर्थात जैसे मान लो अगर कोई नशेड़ी होता है तो वह नशे में बक देता है, अगर कोई असावधान व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो जाता है तो भी खतरा है, और एक व्यक्ति जो रात को सोते सोते बड़बड़ाते हैं और उस व्यक्ति के साथ भी यदि मंत्रणा हो जाती है तो रात को बक देता है। इसलिए, और एक कामी व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। ये इसके कार्य हैं। इसके अलावा है मंत्री परिषद का गठन के बारे में। देखिए, मंत्री परिषद के गठन के लिए कौटिल्य ने बहुत कठोर और उच्च स्तर निर्धारित किया है। क्या? देखिए, मंत्री परिषद के गठन के बारे में वो क्या कहते हैं कि मंत्री परिषद के सदस्य निष्कलंक और योग्य होने चाहिए, यानी वो चरित्रवान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? चरित्रवान होने चाहिए, उनमें योग्यता होनी चाहिए। सदस्यों में बौद्धिक चातुर्य होना चाहिए, उचित निर्णय क्षमता होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए और स्वामी भक्ति के गुण होने चाहिए। ये बात कहता है कि चतुर आदमी होने चाहिए और उचित निर्णय ले सके, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और अपने राजा के प्रति उनमें समर्पण भाव भी होना चाहिए। इसके अलावा मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य की परिस्थिति, विस्तार एवं आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। यानी मंत्री परिषद के सदस्यों की निश्चित संख्या उन्होंने नहीं बताई,
निश्चित संख्या नहीं बताइए कि इतने होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मान लो राज्य बड़ा है तो मंत्री परिषद भी बड़ी हो सकती है, वो राज्य के विस्तार पर डिपेंड करता है। कौटिल्य ने सामान्य रूप से 3 से 4 मंत्रियों की सलाह दी है। कौटिल्य कहता है कि 3 से 4 मंत्री ही होना चाहिए, ज्यादा मंत्री भी काम के नहीं है। यानी 3 से 4 जो खास मंत्री, ये कैबिनेट है। यानी इस कैबिनेट में क्या होते हैं, 3 से 4 मंत्रियों की कैबिनेट होनी चाहिए। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि मंत्री परिषद के सदस्यों को उचित वेतन दिया जाना चाहिए। अगर मान लो किसी मंत्री को मंत्री परिषद के सदस्य को उचित वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो क्या होगा कि वह लालच में आ सकता है और लालच में आकर के और गोपनीयता को भंग कर सकता है। इसलिए मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं उनको उचित वेतन दिया जाना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा था कि 9610208295 ये जो नंबर है, इन पे आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ऐड भी हो सकते हैं और ऐड होकर के, यानी आप अपना नाम जरूर लिखें और अपने सब्जेक्ट भी लिखें। जैसे अपने यहाँ से अभी तो 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, एक तो हिंदी लिटरेचर पढ़ाई जा रही है, इसके अलावा पॉलिटिकल पढ़ाई जा रही है, इसके अलावा हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। यानी और ये बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक का सिलेबस है, वो करवाया जा रहा है। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ ऐड हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखिए, अगली बात है कि कौटिल्य द्वारा उल्लेखित प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। राजा और मंत्री परिषद के साथ ही कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन की नीतियां भी निर्धारित की है। क्या नीतियां निर्धारित की है, देखिए। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि संपूर्ण शासन का विभाजन। कौटिल्य सबसे पहले ये कहता है कि संपूर्ण शासन के विभाजन में अलग अलग विभाग निर्धारित किए हैं, जैसे राजस्व विभाग है, इसके अलावा सेना है, इसके अलावा जैसे वाणिज्य है, व्यापार है, और कृषि है, वन है, शिल्प है इत्यादि के रूप में संपूर्ण शासन का अलग अलग प्रभागों में उन्होंने विभाजन किया है। प्रशासनिक व्यवस्था में कौटिल्य ने शासन संचालन में भाग लेने वाले कार्मिकों को 18 तीर्थों के रूप में वर्णित किया, अर्थात 18 व्यक्ति, 18 विभाग है, 18 विभागों को 18 तीर्थ का है। जैसे मंत्री है, पुरोहित है, सेनापति है, युवराज है, द्वारिक है, अंतर्वेशिक है, सहमात्री है, सन्निधात्री है, प्रवेष्टि है, नायक है, व्यवहारिक है, कार्यांतिक है, मंत्री परिषद है, अध्यक्ष है, विभागाध्यक्ष है, दंडपाल है, दुर्गपाल है, राजा है। ये सभी के सभी क्या है कि 18 विभाग मान करके इन्होंने 18 इनको क्या कहा है, 18 ये तीर्थ के रूप में किए गए हैं। एक बहुत ही बड़ी बात कही है कि शासन संचालन में इन सभी पदाधिकारियों के कार्यों और चरित्र पर राजा को निगरानी रखनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा देखिए, इनके पाठ में आता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था का क्या विधान है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था के क्या विधान है। तो कौटिल्य ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में गुप्तचर व्यवस्था को आवश्यक माना है। उन्होंने कहा कि गुप्तचर जरूरी है, क्योंकि गुप्तचरों के बिना ये जो जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके कार्यों का निरीक्षण नहीं किया जा सकता, उनके कार्यों की यथार्थता जानकारी नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने लिखा है कि गुप्तचरों की सहायता से शासन अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है। कौटिल्य ने इन गुप्तचरों को कई नाम दिए, जैसे कापटिक, उदस्थित, गृहपातक, तापस, वैदेहक, मंत्री, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी। यानी जैसे कई ऐसे भी उन्होंने गुप्तचर बनाए जो भिक्षुक के रूप में वहां पर घूमते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार इन्होंने क्या है कि अलग अलग नाम दिए हैं और इन गुप्तचरों के लिए संकेत भाषा और कई नियम भी बनाए हैं। ये जो गुप्तचर है उनके लिए उन्होंने कई नियम भी बनाए, संकेत भाषाएं भी बनाई है। अगला है कौटिल्य का न्यायिक संगठन क्या है। प्रश्न आ सकता है कि कौटिल्य का न्यायिक संगठन क्या है। कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था का विधिवत विवेचन किया है। क्या किया है, उन्होंने न्यायिक संगठन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया है। एक तो केंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण का मतलब है कई जो राजनीतिक विचारक है वो सारा का सारा न्यायिक संगठन राजा को ही रखते हैं, यानी राजा को ही केंद्र में रखा है, जो कि जिसका खंडन करता है कौटिल्य। कौटिल्य कहता है कि विकेंद्रीकृत न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए। उनके अनुसार जैसे 10 ग्रामों का समूह होता है, उस पर संग्रहण होता है, एक छोटा न्यायालय है। ये क्या है, छोटा न्यायालय है जिसमें संग्रहण होता है। और 400 ग्रामों के बीच एक द्रोणमुख नाम का मध्यम न्यायालय है। क्या है ये, मध्यम प्रकार का न्यायालय है, जिसको हम हाई कोर्ट कह सकते हैं। यानी ये सेशन कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। इसके अलावा 800 गांवों पर जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट,
और वो संपूर्ण जनपद के लिए कानून निर्धारित करेगा। तो 10 गांवों के लिए एक छोटा सेशन न्यायालय है, सत्रीय न्यायालय है। 400 गांवों के ऊपर एक द्रोणमुख का नाम दिया गया जिसको मध्यम न्यायालय कह सकते हैं। और 800 गांवों के मध्य यानी 800 गांवों के ऊपर जो न्यायालय होगा वो संपूर्ण जनपद के लिए कानून निर्धारित करेगा। अब इसके अलावा इन्होंने कानून के बारे में और ग्राम पंचायतों का गठन भी किया है। ग्राम पंचायत के बारे में वो कहते हैं कि जैसे वृद्ध है, ग्रामीण और सामंत, ये मिलकर के छोटे मोटे मुकदमे निपटा सकते हैं। यानी न्याय व्यवस्था में इन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायतें भी अपना काम कर सकती है, जिसमें वृद्ध है, ग्रामीण है, सामंत है, ये मिलकर के छोटे मोटे मामले निपटा सकते हैं। इसके अलावा न्यायाधीश, उच्चतर न्यायालयों में 3 न्यायाधीश और 3 अमात्य होंगे। उच्चतर न्यायालय यानी जो द्रोणमुख है, द्रोणमुख में उन्होंने 3 न्यायाधीश और 3 अमात्य निर्धारित किए हैं। इसके अलावा वादी प्रतिवादी साक्षी गुप्तचर व्यवस्था का भी सुझाव भी दिया है। इसके अलावा इन्होंने न्यायालय में व्यक्तियों के वादी प्रतिवादी भी दिए हैं। इसके अलावा साक्षी भी होना जरूरी है और साक्षी के साथ साथ गुप्तचरों से भी सलाह ली जाती है व्यवस्था ये न्याय करते समय, ताकि अन्याय नहीं किया जा सके, अर्थात निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार का दंड नहीं मिले। इसके लिए उन्होंने ग्राम पंचायत, न्यायाधीश और वादी प्रतिवादी की व्यवस्था की है। कौटिल्य के अनुसार कानून जो है, कानून के उन्होंने 4 स्रोत बताए हैं। कानून के क्या स्रोत बताए हैं? कानून के उन्होंने 4 स्रोत बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं देख लो। कौटिल्य ने 4 स्रोत बताए हैं कानून के, और वो है ये देखिए, कानून के 4 स्रोत। कानून के 4 स्रोतों में एक धर्मशास्त्र, एक व्यवहार, एक प्रथा और एक न्याय। सबसे पहला, धर्म के आधार पर कानून की उत्पत्ति, उसके आधार पर व्यवहार में, यानी जैसे मान लो व्यवहारिक रूप से या जैसे जो परंपराएं बनी हुई है उन परंपराओं के अनुसार भी कानूनों का निर्माण किया गया। एक प्रथाएं हैं, अर्थात जो समाज में जो अच्छी प्रथाएं हैं उन प्रथाओं को भी कानून की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा न्याय करते करते कुछ प्रथाएं हैं या कुछ नियम है वो स्वमेव बन गए हैं। तो ये सारे के सारे जो है उन्होंने कानून के स्रोत माने हैं। जैसे एक धर्मशास्त्रों से अर्थात धर्म के आधार पर भी कानून की उत्पत्ति होती है, व्यवहार के आधार पर भी कानून बनाए गए हैं, अर्थात मानव व्यवहार जो है वो नियंत्रित रहे। प्रथाएं जो है समाज की, उनके आधार पर भी ये भी कानून के स्रोत है। इसके अलावा न्याय, जो आज तक जो न्याय हुए हैं वो भी कानून के स्रोत है, अर्थात उनसे भी कानून की व्याख्याएं होती है। अब जैसे मान लो इन चारों में यदि टकराहट हो जाती है तो ये कौटिल्य कहता है कि धर्म शास्त्र को महत्व दिया जाना चाहिए, धर्म के बल पर न्याय का या उचित निर्णय किया जाना चाहिए। उपयुक्त चारों में विवाद होने पर धर्म के आधार पर निर्णय दिया जाना चाहिए। और एक कानून के स्रोत के बारे में लिखा गया है कि राजा का आदेश भी कानून ही होता है, राजा का आदेश भी कानून ही होता है। कौटिल्य ने दंड व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित किया है। दंड व्यवस्था के बारे में देखिए, राज्य की शासन व्यवस्था और प्रजा को सही मार्ग पर चलाने के लिए कौटिल्य ने दंड का विधान किया है। दंड का स्वरूप और दंड के प्रकार देखिए। दंड का स्वरूप जो है, इसमें कौटिल्य ने महिला, बालक और वर्ण अवस्था और परिस्थिति और अपराध के आधार पर दंड का स्वरूप निर्धारित किया है। कौटिल्य ने जैसे महिला है, बालक है, इसके अलावा जैसे वर्ण अवस्था है, इसके अलावा जैसे परिस्थिति है, इसके अलावा जैसे अपराध है, अपराध भी देखा जाता है कि इस कौन सा अपराध किसके लिए है, इनको ध्यान में रख करके और दंड का स्वरूप निर्धारित किया है। इन्होंने दंड के प्रकार बताए हैं। दंड के यानी कितने प्रकार बताए हैं इन्होंने? 3 प्रकार बताए हैं। पहला है शारीरिक दंड, और शारीरिक दंड में जैसे कोड़े मारना, क्या करना? कोड़े मारना, अंग छेदन करना, अंग छेदन यानी अंग काट देना, इसके अलावा हाथ पैर बांध कर उल्टा लटकाना, ये भी एक दंड है, शारीरिक दंड। शारीरिक दंडों में हाथ पैर बांध करके उल्टा लटका देना, प्राण दंड देना, ये भी एक शारीरिक दंड है। आर्थिक दंड जो है, आर्थिक दंड में उन्होंने 3 तरह के दंड निर्धारित किए हैं, प्रथम, मध्यम और इसके अलावा उत्तम। इस प्रकार के यानी आर्थिक जुर्माने निर्धारित किए हैं। उनमें जैसे प्रथम जो है यानी सबसे पहले जो 48 से लेकर के छिन्नवें 48 से लेकर के 96 यानी यूं अपनी भाषा में कह सकते हैं, पण का मतलब वो मुद्रा थी उस समय की, गुप्तकाल की।
तो मुद्रा में या यूं कह सकते हैं कि 48 रुपए से लेकर के 96 रुपए तक की जो दंड है वो प्रथम आर्थिक दंड है। और दूसरा जो उन्होंने दिया था वो दिया था 200 से लेकर के 500 पर्ण जो है वो दिया था। और उत्तम से 500 से 1000 तक, 500 से 1000 तक। इसके अलावा तो बहुत जघन्य अपराध होता है तो उसे ही दंड दिया जाता है, उसमें प्राणांत भी किया जा सकता है। तीसरा है कारागार। और कारागार यानी यदि इस प्रकार का कोई बहुत अधिक अन्यायी हो, अपराधी हो, देशद्रोही हो, तो उसे कारागार में पटक दिया जाए और समय आने पर उसे या तो मृत्युदंड दे दिया जाए, या जब वह बहुत अधिक वृद्ध हो जाता है या बिल्कुल छूटने की स्थिति में होता है या सही अवस्था में होता है तो उसे छोड़ दिया जाए। अगला है कौटिल्य अर्थशास्त्र में कर व्यवस्था का क्या विधान है। कर के बारे में, राज्य की समृद्धि और लोक कल्याण हेतु कौटिल्य ने कर व्यवस्था का उल्लेख किया है। अब कर व्यवस्था के बारे में क्या लिखते हैं। कर का निर्धारण कौटिल्य के अनुसार कार्य क्षमता के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जैसे मान लो टैक्स जो है, उन्होंने कहा है कि टैक्स जो है काम की क्षमता पर निर्भर करता है, काम कैसा है उस काम के आधार पर। मूलभूत आवश्यकताओं की सुविधा पर बहुत कम कर होना चाहिए और सुख ऐश्वर्य की वस्तुओं पर अधिक होना चाहिए। यानी उन्होंने कहा है कि जैसे मूलभूत वस्तुएं हैं, जैसे कपड़ा है, आवश्यक कपड़ा है, इसके अलावा जैसे मान लो अनाज है, जल है, और जो आवश्यक जो चीजें पहनने की जो चीजें हैं, अंग पर धारण करने की चीजें हैं, जिनसे व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा करता है या जिनसे व्यक्ति भूख मिटाता है, तो उन पर बहुत ही कम कर होना चाहिए। और सुख ऐश्वर्य की जो वस्तुएं हैं उन पर अधिक होना चाहिए। धार्मिक संस्कारों में आवश्यक वस्तुएं कर मुक्त होनी चाहिए। धार्मिक संस्कार अर्थात धार्मिक संस्कार यह कि जैसे यज्ञ करने वाली चीजें हैं, यज्ञ में काम आने वाली जितनी भी चीजें हैं उन पर किसी प्रकार का कर नहीं होना चाहिए। किसी जैसे धार्मिक अवसर में काम आने वाली चीजें उन पर कोई कर नहीं होना चाहिए। राजा द्वारा खर्च के लिए मद, उन्होंने कहा है कि राजा जो है कौन कौन सी मदों में खर्चा कर सकता है और उन पर कर ले सकता है। एक तो कर्मचारियों को वेतन राजा ही देता है, धार्मिक पूजन करना, दान देना, शाही मेल बनाना, इसके अलावा शाही मेल पर व्यय करना, दूध रखना, शस्त्रागार बनाना, सेना और जीव जंतुओं का संग्रह करना, उद्यान बनाना यानी बाग बगीचे बनाना, तालाब बनाना, मार्ग का निर्माण करवाना, इन पर व्यय करने के लिए राजा है वो कर लगा सकता है। जन कल्याण के लिए किए जाने वाले विविध कार्यों पर खर्च किया जा सकता है। अब जैसे राजा के पास जो कर प्राप्त होता है उस कर को राजा जो है जन कल्याण में खर्च करे, जन कल्याण में खर्च करें। कौटिल्य कहता है कि राजकीय करों की वसूली नियमित ढंग से करने की और राजकीय व्यय का लेखा जोखा नियमित ढंग से रखने पर बल दिया है। वो कहते हैं कि राजकीय कर जितने भी हैं वो नियमित रूप से किए जाने चाहिए और उनका लेखा जोखा भी किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने वित्तीय लेख की व्यवस्था का विवेचन भी किया है। अगले जो बिंदु है इसका वो है सैन्य बल संगठन। सैन्य बल संगठन में इन्होंने राज्य की सुरक्षा और राज्य के राजा के कानून स्थापन के लिए सैन्य संगठन का वर्णन करता है, जिसमें एक तो चतुरंगिनी सेना का प्रयोग करता है और एक 3 युद्ध शक्तियों के बारे में वर्णन करता है। चतुरंगिनी सेना जो है, चतुरंगिनी सेना में कौटिल्य एक तो पैदल सेना और एक हाथी, एक घोड़े और एक रथ, इन 4 प्रकार की सेनाओं का वर्णन करता है और चारों में हस्ती बल को सर्वाधिक प्रधानता देता है। हस्ती बल जो है, हस्ती बल को सर्वाधिक महत्व देता है। उनके अनुसार जैसे पैदल सेना जो होती है, यानी जो पैदल सेना है, पैदल सेना के भी उन्होंने कई प्रकार रखे हैं। जैसे एक तो मोल सैनिक होते हैं। मोल का मतलब होता है वंशानुगत, अर्थात जिसका बेटा, जैसे मान लो जिसका बाप सेना में था तो उसका बेटा भी सेना में होगा, तो वो मोल सैनिक होते थे। इसके अलावा थे वृत्त सैनिक थे, और वृत्त सैनिक वो थे जो वेतनिक थे यानी जिनको पेमेंट दिया जाता था, और एक श्रेणीगत थे और मित्र थे, कबायली थे। तो इस प्रकार की पैदल सेना का भी वर्णन इन्होंने किया है। 3 युद्ध शक्तियों की बात की है। 3 युद्ध शक्तियों में पहली शक्ति उन्होंने लिखा है कि उत्साह शक्ति होती है और यह सफल युद्ध के लिए आवश्यक है। सफल युद्ध के लिए अगर राजा में उत्साह नहीं होगा युद्ध करने का और विजय करने का, अर्थात अपने साम्राज्य विस्तार का यदि उत्साह नहीं होगा तो वह राजा युद्ध नहीं कर सकता। इसके अलावा इन्होंने प्रभाव शक्ति का वर्णन किया है। प्रभाव शक्ति का अर्थ है कि शस्त्र सामग्री की पर्याप्तता। अगर जिस राजा के पास बहुत अधिक शस्त्र सामग्री होती है
बहुत अधिक युद्ध लड़ने के संसाधन होते हैं, तो शत्रु राजा जब भी उनको देखता है तो वो डरने लग जाता है और आदि विजय तो उसकी वहीं पर हो जाती है, यानी प्रभाव शक्ति पर ही आदि विजय हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है मंत्र शक्ति। युद्ध के लिए इन्होंने मंत्र शक्ति का वर्णन किया है। मंत्र शक्ति का मतलब होता है कि जैसे अपनी जो सेना के जो मंत्री है उनसे मंत्रणा करना, उनसे जैसे कूटनीति, मंत्र शक्ति को इन्होंने कूटनीति और मंत्रणा दो तरह से वर्णित किया है। यानी जैसे मान लो इस प्रकार की नीतियां निर्धारित करना जिससे अगला जो अपने सामने वाला दुश्मन है वो समझ नहीं सके, और इस प्रकार अपने विश्वस्त जो मंत्री है उन मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके और कूटनीति से युद्ध को जीता जा सकता है। तो 3 युद्ध शक्तियां उन्होंने बताई है। इसके अलावा उन्होंने युद्ध के प्रकार भी बताए हैं। युद्ध के प्रकार में एक तो पहला बताया है उन्होंने प्रकाश या धर्म युद्ध, और वो युद्ध होता है जो पूर्ण तैयारी के साथ और विधिवत रूप से घोषित और नियमानुसार लड़े जाने वाले युद्ध को प्रकाश या धर्म युद्ध कहा जाता है। प्रकाश युद्ध या धर्म युद्ध किसको कहा जाता है? जो पूरी तैयारी के साथ, दोनों सेनाओं की तैयारी, एक सेना की तैयारी नहीं, दोनों सेनाओं की तैयारी होती है उसमें, और दोनों सेना आपस में पूर्णतः नियमानुसार लड़ती है। जैसे इस युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध स्थल पर नियमानुसार संघर्ष करती है, और इस युद्ध के कुछ नियम भी है, जैसे रणभूमि में शरण में आगे शत्रु को नहीं मारना, युद्ध में अग्नि का प्रयोग नहीं करना, अगर जैसे मान लो अगर किसी सैनिक के पास या सामने वाले दुश्मन के पास अगर शस्त्र नहीं है तो उसे शस्त्रहीन पर वार नहीं करना। इस प्रकार के युद्ध के उनके नियम होते थे जिनको प्रकाश युद्ध या धर्म युद्ध कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा उन्होंने युद्ध बताया है कूट युद्ध, जैसे छल कपट है, लूट मार है, अग्नि है, दाह है आदि तरीकों से किया गया युद्ध है वो कूट युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? किया गया युद्ध कूट युद्ध कहलाता है। कूट युद्ध कहलाता है। तो कूट युद्ध में छल कपट हो जाएगा, लूटमार हो जाएगी, अग्निदाह हो जाएगा। यानी तीसरा उन्होंने एक युद्ध बताया जिसका नाम लिखा है तूष्ण युद्ध, और यह सबसे घटिया प्रकार की तकनीक है युद्ध की। कौटिल्य के अनुसार ये युद्ध के निकृष्ट प्रकार का युद्ध है जिसमें सेना विष जैसे साधनों का प्रयोग भी करती है। यानी अगले जो विरोधी दल है, विरोधी दल के ऊपर वो जैसे चुपके से या उनको बिना बताए या किसी अपने जैसे कोई विदूषक के माध्यम से या जैसे अपने किसी भेदिये के माध्यम से जैसे शत्रु सेना को जहर दे देना, उनके पानी में जहर घोल देना, इस प्रकार के युद्ध की बात भी वो कहता है। छल कपट द्वारा गुप्त रूप से मनुष्यों का वध किया जाता है तूष्णी युद्ध में। कौटिल्य के अनुसार विजयाभिलाषी राजा को परिस्थितियों का विचार करके और इनमें से किसी भी प्रकार के युद्ध का आश्रय लिया जा सकता है। लेकिन इसमें ये जो कौटिल्य है, कौटिल्य ये बात रखता है कि अगर राजा की परिस्थिति यान की है कि राजा किसी भी तरीके से अपने सैनिक या अपने जैसे विरोधी को जीत नहीं पा रहा है तो वह तूष्ण युद्ध का सहारा भी ले सकता है। अब हम देखते हैं कि यहां तक हमने कौटिल्य के बारे में पढ़ा, अब हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब है जैसे कौटिल्य और प्लेटो के जो राजनीतिक विचार है उनमें क्या समानता है कौटिल्य और प्लेटो में। जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो और भारत के महान समाजशास्त्री कौटिल्य के विचारों में समानताएं और असमानताएं इस प्रकार है। पहली देखिए समानताएं क्या क्या है। सबसे पहले देखिए समानताएं। समानताओं में पहली बात लिखती है कि कौटिल्य और अरस्तु दोनों राज्य को सावयव मानते हैं। सावयव मतलब सह अवयव, यानी एक जीवित शरीर के रूप में। प्लेटो ने राज्य को मात्र सामाजिक संगठन नहीं माना वरन उसे नैतिक सावयव बताया है जिसके अंतर्गत रहकर मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर सकता है। ये प्लेटो की बात है। ठीक उसी प्रकार कौटिल्य ने भी राज्य को सावयव बताते हुए कहा है कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों यानी धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति करता है। तो दोनों है वो राजा जो दोनों है वो क्या मानते हैं? इसको सावयव मानते हैं, अर्थात दोनों है वो एक दूसरे को अंगी मानते हैं। इसके अलावा देखिए इनके बीच में क्या, दोनों ही सामाजिक वर्गीय व्यवस्था के समर्थक है। बिल्कुल सही है। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है। प्लेटो के न्यायिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति के कर्तव्यों को निश्चित किया गया है। प्लेटो ने जो समाज को 3 वर्गों में बांटा है, ठीक उसी प्रकार कौटिल्य ने भी वैदिक वर्ण व्यवस्था को मान करके उनके समान ही प्रत्येक वर्ग का कर्तव्य निश्चित किया है। जैसे मान लो उन्होंने भी जो वर्ण व्यवस्था बताई है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4
यानी जो वर्ण व्यवस्था है, चारों वर्ण व्यवस्थाओं को अलग अलग कार्य उन्होंने निर्धारित किए हैं। प्लेटो ने भी समाज को 3 वर्गों में बांटा है। तो दोनों ही वर्गीय व्यवस्था के समर्थक है, ये दोनों में समानता है। तीसरा है, कौटिल्य और प्लेटो दोनों ही आदर्श गुणवान एवं एक ही राजा की सिफारिश करते हैं। दोनों ही, कौटिल्य भी यही कहता है, प्लेटो भी यही कहता है कि राज्य में एक ही राजा होना चाहिए। कितने होने चाहिए? एक ही राजा होना चाहिए। कौटिल्य ने राजऋषि जैसे शासक की कल्पना की है और दोनों ने एक ही व्यक्ति के शासन को श्रेष्ठ माना है। दोनों के द्वारा शासक की उचित शिक्षा पर भी बल दिया। दोनों ये कहते हैं कि शासक जो है वो एकदम शिक्षित होना चाहिए, प्रशिक्षित और शिक्षित होना चाहिए। प्रशिक्षित शासक ही जनता के साथ न्याय कर सकता है और एक अच्छा शासन संचालित कर सकता है। अब दोनों में ये तो थी समानताएं, अब इन दोनों में असमानताएं क्या है? देखिए, असमानताओं में प्लेटो का दृष्टिकोण आदर्शवादी है, जबकि कौटिल्य नितांत यथार्थवादी विचार की। यानी इसका जो राज्य है वो एक आदर्शवादी राज्य है, यानी जिसकी कल्पना संभव नहीं है। जैसे मान लो गांधी जी का राम राज्य है, गांधी जी का राम राज्य है, उसी प्रकार प्लेटो का ये जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है। कौटिल्य क्या कहता है? यथार्थवादी, यानी वो ये कहते हैं कि वास्तविक राजा या अपने इस धरातल पर हम वास्तव में राजा है वो किस प्रकार एक शासन कर सकता है। उसने अपने स्वानुभूत विचारों के आधार पर राजा के कर्तव्य, राजा के कार्य, राजा की मंत्रिपरिषद, न्यायिक संगठन, सैन्य बल संगठन सबका यथार्थवादी दृष्टिकोण से निर्धारण किया है। दूसरा है, प्लेटो छोटे राज्य का समर्थन करता है, जबकि कौटिल्य विशाल, शक्तिशाली और विस्तारवादी राज्य का समर्थन करता है। बिल्कुल, प्लेटो तो एक नगर राज्य की कल्पना करता है। क्या करता है? नगर राज्य की कल्पना करता है, और वो तो यानी एक छोटे से, यूं कह सकते हैं कि एक नगर का एक राजा होना चाहिए, जबकि कौटिल्य कहता है नहीं, विशाल राजा होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए और विस्तारवादी होना चाहिए। प्लेटो ने स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के समान माना है। ये बात प्लेटो ने क्या है कि जीवन में जैसे स्त्री और पुरुष दोनों को समान माना है, लेकिन कौटिल्य ने शासन प्रणाली में स्त्रियों को कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। इसने स्त्रियों के लिए अलग ही कर्तव्य निर्धारित किए हैं। चौथी उनमें जो असमानता है वो ये है कि प्लेटो ने शासन और सैनिक कार्यों के लिए साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन किया, जबकि कौटिल्य की शासन व्यवस्था में इसका अभाव है। यानी ये साम्यवादी, प्लेटो जो है साम्यवादी शासन व्यवस्था की बात करता है। साम्यवादी शासन व्यवस्था का अर्थ यूं कह सकते हैं कि राज्य में जितनी भी जो चीजें उन पर सभी जनता का समान अधिकार हो, यूं कहा जा सकता है, और राज्य ही जनता को कानून दे। लेकिन ये जो कौटिल्य है वो थोड़ा इससे अलग है। पांचवा है कि कौटिल्य ने अपने दार्शनिक राजा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का विवेचन नहीं किया है। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में ये जो प्लेटो है वो मौन रहता है। प्रशासनिक व्यवस्था यानी उसके लिए प्रशासन में यानी राजा के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे सेना कैसी होनी चाहिए, उसका प्रशासन में जैसे मंत्री कैसे होना चाहिए, उनका गुप्तचर कैसे होना चाहिए, उन सभी के बारे में कोई विवेचन नहीं किया। लेकिन कौटिल्य जो है अपनी मंत्रिपरिषद और उसके को राजकार्य के लिए नितांत आवश्यक मानते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। प्लेटो ने अंतरराष्ट्रीय संबंध, सेना, गुप्तचर व्यवस्था पर कोई विचार नहीं किया है। प्लेटो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में कोई विचार नहीं करता, सेना के बारे में नहीं कहता, क्योंकि प्लेटो का राज्य वो आदर्श राज्य है जिसमें सेना की आवश्यकता ही नहीं है। गुप्तचर के बारे में भी, क्योंकि गुप्तचर यानी उसकी जनता जो है, प्लेटो के राज्य में रहने वाली जनता किसी प्रकार का गलत काम करती नहीं है, वहां के कार्मिक गलत काम करते ही नहीं है, तो वो ये गुप्तचर जैसी व्यवस्था ही नहीं करता। लेकिन यथार्थ में ऐसा होता नहीं है। यथार्थ में जहां पर मनुष्य रहते हैं तो वहां पर इस प्रकार की यानी असामाजिक तत्व पाए जाते हैं। कौटिल्य ने इनके संबंध में विस्तार पूर्वक विवरण दिया है। ये तो थी प्लेटो और कौटिल्य में समानताएं और असमानताएं। अब हम देखते हैं अरस्तु में और कौटिल्य में। अरस्तु और कौटिल्य की वैचारिक समानताओं में देखिए, पहली बात तो कौटिल्य और अरस्तु दोनों ही समकालीन थे, यानी 300 ईस्वी पूर्व की बात है, तो उसमें 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये दोनों समकालीन थे। कौटिल्य और अरस्तु दोनों का अपने अपने देशों के महान विजेताओं से निकट संबंध रहा, कौटिल्य का भी और अरस्तु का भी। दोनों का अपने जो महान विजेता है, जैसे कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का बिल्कुल निकटस्थ रहा, ठीक उसी प्रकार अरस्तु भी अपने जो राजा है उसका निकट संबंध रहा, उससे वो उसका गुरु रहा।
दोनों ने राजनीति शास्त्र को अन्य शास्त्रों की तुलना में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कौटिल्य ने और अरस्तु ने दोनों ही राजनीति शास्त्र को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अरस्तु एवं कौटिल्य दोनों ने अपने अनुभव के आधार पर राजनीति शास्त्र की पुस्तकें लिखी। जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, अरस्तु ने पॉलिटिक्स लिखी। अरस्तु ने द पॉलिटिक्स लिखी और इसने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र एक राजनीति का विषय है। चौथी समानता है, कौटिल्य और अरस्तु दोनों ही राज्य को सावयव मानते हैं। अरस्तु राज्य को व्यक्ति और समाज से पीछे नहीं मानता है। उसके अनुसार मनुष्य राज्य में रहकर ही अपना पूर्ण विकास कर सकता है। ठीक उसी प्रकार कौटिल्य के अनुसार भी व्यक्ति राज्य में रहकर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात लौकिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। कौटिल्य और अरस्तु दोनों ही राज्य को सावयव मानते हैं, यानी व्यक्ति को या प्रजा को राज्य का एक अंग माना जाता है और विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनको भी उन्होंने अंग ही माना है। यानी यूं कह सकते हैं कि दोनों समकालीन थे। तो इसलिए जैसे कौटिल्य ने अपना जो ग्रंथ है उन्होंने वो 321 ईस्वी पूर्व में और यानी 321 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी पूर्व के बीच में उन्होंने की थी। और उसी प्रकार और इसी समय जो है इसकी स्थापना अरस्तु ने की थी। जैसे अरस्तु ने 335 ईस्वी पूर्व में अपने विद्यालय की स्थापना की। दोनों क्या है कि समकालीन थे और उस समय दोनों का यूं कह सकते हैं कि दोनों में ये समानता थी। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि राज्य के स्वरूप और आकार में अंतर है। बात वही है, प्लेटो वाली, और दोनों की बात एक ही है। अरस्तु का आदर्श नगर राज्य है, जबकि कौटिल्य का विशाल साम्राज्य है, जिसमें कौटिल्य ने स्वयं मौर्य साम्राज्य की स्थापना में योग दिया, जबकि अरस्तु ने ऐसा नहीं किया था। कौटिल्य जो था इसने तो स्वयं अपनी शिखा खोल करके और नंद वंश का नाश करके और एक आदर्श राज्य की स्थापना का प्रण लिया था, जबकि अरस्तु ने ऐसा नहीं था। अरस्तु एक दार्शनिक था और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। राज्य सिद्धांतों के प्रतिपादन में भी अंतर है। कौटिल्य ने शासन में प्रधान स्थान सरकार और प्रशासनिक कला को दिया है, जबकि अरस्तु ने अपने ग्रंथ में मुख्य रूप से केवल राज्य के सिद्धांतों का वर्णन किया है। राज्य के सिद्धांत क्या क्या होना चाहिए उनको ही दिया है, जबकि कौटिल्य कहता है कि शासन में जो सरकार है और जो प्रशासन है, यानी इसमें जो एक तो मंत्री परिषद भी आ जाती है, सेना आ जाती है, ये जो है इसमें बहुत अधिक महत्व रखते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ सिद्धांत होते हैं, उन्हीं सिद्धांतों से राज्य चलता है। अगले में तीसरा जो अंतर है, अरस्तु ने अपने ग्रंथ में अंतरराज्य संबंधों के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। अंतरराज्य मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। अंतरराष्ट्रीय जो परराष्ट्र संबंध है उनके बारे में अरस्तु ने लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि अरस्तु का अर्थ है कि जिस नगर में राजा रहता है उस नगर के आस पड़ोस के राजा है वो भी क्या है? आदर्श राज्य है। और दोनों आदर्श राज्य है तो दोनों आदर्श राज्यों के बीच में इस प्रकार के संबंध जो है वो यानी बिगड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, यह सोचते हैं। जबकि कौटिल्य ने इनका विस्तृत विवेचन किया है। ये तो था अरस्तु और उनके बारे में। अब हम पढ़ते हैं कौटिल्य और मैकियावेली के विचारों के बारे में। मैकियावेली कौटिल्य विचारधारा के समीप है। सर्वाधिक जो समीप है वो मैकियावेली है और कौटिल्य को मैकियावेली का अग्रदूत या भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? कौटिल्य को कहा जाता है। कौटिल्य और मैकियावेली दोनों शासन कला निरूपण और व्यवहारिक राजनीति रूपल देते हैं। जैसे अर्थशास्त्र और प्रिंस दोनों मार्गदर्शक ग्रंथ है। यानी कौटिल्य का तो अर्थशास्त्र है और इसका द प्रिंस लिखा हुआ है, यानी प्रिंस जिसको हम नरेश कह सकते हैं। ये दोनों जो ग्रंथ है वो मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसके अलावा इनमें धर्म और नीतिगत समानताएं भी है। धर्म और नीतिगत समानताएं देखिए, कौटिल्य और मैकियावेली दोनों ही श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी साधन उचित मानते हैं। यानी कौटिल्य और मैकियावेली एक राजा को बहुत अधिक छूट देते हैं और वो कहते हैं कि उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राजा है वो विभिन्न प्रकार की तकनीकियों का प्रयोग कर सकता है। कौटिल्य और मैकियावेली दोनों ही राज्य संरक्षण के लिए नैतिक बंधनों को आवश्यक नहीं मानते हैं। नैतिक बंधन जो दिए हुए हैं उनमें कौटिल्य और मैकियावेली दोनों ही कहते हैं कि यदि राज्य पर किसी प्रकार की आंच आ रही है तो राजा जो है युद्ध के जो 3 प्रकार दिए हुए हैं वो तीनों को तीनों काम में ले सकता है। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए अनेक धूर्त उपाय अपनाने का भी परामर्श देते हैं। जैसे एक जो पड़ोसी राजा है, यदि वो जैसे मान लो उसकी नीयत खराब है तो उस राजा को हराने के लिए या उस राजा को अपने अधीन करने के लिए हर एक प्रकार के जो धूर्त उपाय जो है, जैसे तूषणीय युद्ध करना है,
कूट युद्ध करना है, वो सारे के सारे उपाय यानी दोनों ही छूट देते हैं। कौटिल्य और मैकियावेली दोनों ही विचारक दृढ़ राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं, क्योंकि कौटिल्य के बारे में तो हम जानते हैं कि वो एक राष्ट्रवादी विचारक था, और यानी जब विदेशी शासन यहाँ पर हुआ तो विदेशी शासन से लड़ने के लिए यानी सबसे ज्यादा आघात जो है वो इसी को लगा था। दोनों ही विचारकों ने स्वानुभूत तथ्यों का लेखन किया। दोनों ही स्वानुभूत मतलब जो उन्होंने अनुभव किया था उसी अनुभव को उन्होंने लिखा है। दोनों ही राजा और राज्य को अधिक महत्व देते हैं और वीर पूजा में विश्वास करते हैं। दोनों के आदर्श से विश्व विजेता शासक है। दोनों के आदर्श जो है वो विश्व विजेता शासक रहे हैं, इसका भी और इसका भी। कौटिल्य और मैकियावेली दोनों ही वर्तमान को इतिहास से संयोजित कर शासन के नियम बनाए। दोनों ने वर्तमान को यानी इतिहास में क्या क्या मानव के सामने विपत्तियां आई और उनका मानव ने किस प्रकार खंडन किया, किस प्रकार सामना किया, उनको ध्यान में रख करके और उन्होंने अपने नियम बनाए हैं। मैकियावेली और इनका दोनों का ही आदर्श वो है विश्व विजेता शासक रहे हैं। अब दो तीन बारे में पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ते हैं कि कौटिल्य का राजकीय चिंतन क्या है और चिंतन की देन क्या है। राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य की देन, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, इसमें से छोटा प्रश्न भी। पाश्चात्य राज व्यवस्था में अरस्तु की भांति भारतीय राजनीति एवं शासन में कौटिल्य का अपूर्व योगदान रहा है। देखिए क्या पहली बात है कि अर्थशास्त्र राजनीतिक विचारों का सार है। कैसे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में भारत के पूर्व प्राचीन राजनीतिक विचारकों जैसे बृहस्पति, भारद्वाज, वातव्यादि का उल्लेख करते हुए इनके विचारों की विवेचना कर राजनीतिक सिद्धांतों को सुनिश्चित किए हैं। अर्थशास्त्र जो राजनीतिक विचारों का सार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो पुराने विचारक है, पुराने प्राचीन काल के जैसे बृहस्पति, भारद्वाज, ये नीति विशेषज्ञ है, उन नीति विशेषज्ञों की बातों को भी उन्होंने पढ़ करके और उनमें जो उन्हें अच्छी बातें लगी उनको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने विचार लिखे हैं। दूसरी बात है कि राजनीति का स्वतंत्र विषय के रूप में इन्होंने विवेचन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, स्वतंत्र विवेचन इन्होंने किया है कि कौटिल्य ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के दृष्टिकोण को समाहित करते हुए धर्म तथा नैतिकता की पृष्ठभूमि पर राजनीतिक विचारों की विवेचना करते हुए राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विवेचित किया। यानी इन्होंने धर्म और नैतिकता का प्रबल दिया है, जरूर है, और प्राचीन काल में जो भी इनके बीच में जो हुई है अर्थात इनके विषय के रूप में और नैतिकताएं जो चली है, तो इनके बारे में इन्होंने एक स्वतंत्र विषय के रूप में लिखा है। कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक था, यानी वो कोरा आदर्शवाद नहीं जानता था, उसमें यथार्थवाद था। कौटिल्य ने शासन व्यवस्था की सफलता के लिए सेना, युद्ध, दूत और राजस्व जैसे विषयों का विशद विवेचन किया है। उन्होंने सेना के बारे में भी लिखा है, युद्ध के बारे में, दूतों के बारे में भी, सबके बारे में विशद विवेचन किया है, बहुत विस्तार से लिखा है। कौटिल्य ने शासन व्यवस्था में मंत्रियों के परामर्श को महत्व दिया है और दूसरी ओर निस्वार्थ, त्यागी एवं योग्य मंत्रियों के चयन की बात की है, जो आज भी नितांत सत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शासन व्यवस्था में मंत्रियों से परामर्श लिया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि निस्वार्थ, त्यागी और योग्य मंत्रियों के चयन की बात की है, जो आज भी आवश्यक है। कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी और धर्मनिरपेक्ष आदर्श राज्य की स्थापना की विवेचना की है। उन्होंने किसी यानी विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया, उन्होंने राज्य धर्म को ही महत्व दिया है, और राज्य धर्म का मतलब है यानी मानव धर्म की विवेचना की है। राजा को आदर्श गुण अपनाकर शासन चलाने के लिए निर्देशित किया है। इसके अलावा इसका जो विशेषता है वो यह है कि सुदृढ़ व केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की प्रदाता है, यानी एक ही राजा एक ही होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था के संचालक भी है, निर्देशक भी है। कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया है, बल्कि अपने व्यवहारिक कार्यों के आधार पर एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत शासन प्रदान किया है। कौटिल्य राजनीति का प्रकांड पंडित ही नहीं, भारत के महान पुत्र एवं भारतीय इतिहास के महान नायक के रूप में हमारे सामने आता है। वो केवल एक प्रकांड पंडित ही नहीं था, वो एक अच्छा नायक भी था, यानी एक अच्छा सेना नायक भी था, एक अच्छा सैनिक भी था, और उन्होंने देश में एक अच्छे सुशासन के लिए इन्होंने नियम बनाए। पाश्चात्य राजनीति में जो कार्य अरस्तु, मैकियावेली और बेकन तीनों ने मिलकर किया है, किन्हें?
अरस्तु, मैकियावेली और बेकन, इन तीनों ने मिलकर किया है वो काम अकेले चाणक्य ने संपादित करके दिखाया है। अकेले चाणक्य के यदि ग्रंथों को, अर्थशास्त्र को हम पढ़ते हैं तो अरस्तु, मैकियावेली और बेकन तीनों के विचारों का सार उसमें मिल जाता है। कौटिल्य की विदेश नीति के सिद्धांतों का आज भी अंतरराष्ट्रीय स्थिति और समस्याओं को सुलझाने में बहुत अधिक महत्व है। और अब हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं, इसका निष्कर्ष इतना ही कहा जा सकता है कि निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ था। उन्होंने अपने स्वानुभूत सिद्धांतों का सृजन किया और मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में जब तक राजाओं ने कौटिल्य के सिद्धांतों की पालना की तब तक भारत चरम शिखर पर चढ़ता रहा, यानी भारत जो है प्रगति करता रहा। और उसके पश्चात उनके सिद्धांतों की अवहेलना करने पर धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। और कौटिल्य कल्याणकारी राज्य का समर्थक था, वह निरंकुश राज्य नहीं चाहता था। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राजनीति के सिद्धांत उच्च कोटि के हैं, मौलिक हैं और स्वानुभूत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कौटिल्य की जो राजनीति है वो पढ़ना हमारे लिए गौरव की बात है, यानी हमें उसके विचारों के बारे में जानना आवश्यक है।